सपने तो अक्सर नरम गद्दे पर सोकर ही देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पथरीले रास्तों पर चलना पड़ता है। दोस्तों, ये बात हमेशा हमारे जीवन पर लागू होती है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में। हम अक्सर सपने तो हम देख लेते हैं बिस्तर में सोते हुए, वो भी नरम गद्दे पर, लेकिन उनको जब पूरा करने की बारी आती है तो उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पथरीले रास्तों पर चलना पड़ता है। और फिर ज़िंदगी भी ऐसी ही है, और ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। अगर आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका चयन कहीं नहीं हो रहा है, तो आप इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए, क्योंकि मज़ा भी उसी काम को करने में आता है जिस काम को दुनिया कहे कि तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन उस बस में जो काम नहीं है उसको करके दिखाना ही सबसे बड़ा चैलेंज। और अगर आप इसे पूरा कर देते हो तो आप दुनिया की नज़रों में महान बन जाते हो। और मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी महानता के उस शिखर को छुएं जिसको आज तक आपके शहर में, आपके परिवार में, आपके ज़िले में किसी दूसरे ने ना छुआ हो। क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। आप सभी अद्वितीय हैं। अपने आप को किसी से कमतर ना आके बस अपनी लगन और निष्ठा के साथ अपने प्रयासों में लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैं पुष्पेंद्र यादव आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में आपका जो सिलेबस था यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, जिसमें से भाग 1 जो था, भाग 1 पंचायती राज से संबंधित था, पंचायती राज से संबंधित था। उस पंचायती राज का हमने प्रीवियस वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक था परंपरागत काल में पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा टॉपिक था ब्रिटिश काल में, और तीसरा टॉपिक था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। आज हम आपके चौथे टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, और आपका ये सिलेबस बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है ना। भाग 1 का जो पार्ट 1 है वो कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर सीरीज़ की। तो हम समितियों की बात करें तो कल हमने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास जाना था कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, मध्यकाल में क्या था, ब्रिटिश काल में क्या था, और आधुनिक काल में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या रही। फिर इस पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए कुछ समितियां गठित की गई, जिसमें से थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी थी अशोक मेहता समिति, उसके बाद थी GKV राव समिति, उसके बाद थी GVK राव समिति, उसके बाद थी LM सिंघवी समिति, उसके बाद थी PK थुंगन समिति। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। तो 1950 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। समय के साथ नए कानूनों, संशोधनों और नीतियों की शुरुआत के साथ यह प्रणाली विकसित हुई है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है, भारत में प्राचीन काल से ही इनका अस्तित्व रहा है। ब्रिटिश काल में भी इसे जारी रखा गया और इसे सुदृढ़ करने के थोड़े थोड़े प्रयास किए गए। 1920 में ब्रिटिश प्रांतों में पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून भी बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघीय सरकार ने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1952 को गांवों के आर्थिक विकास व सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। हालांकि यह अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसाधारण को विकास की प्रणाली से जोड़ना था, लेकिन इससे जनसाधारण को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ और इसने प्रशासनिक तंत्र को ही अधिक शक्तिशाली बनाया, है ना, यानी नौकरशाही को शक्तिशाली बना दिया। तब इसके लिए सरकार ने क्या किया, कुछ समितियां बनाई। तो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यही नींव रखी जाएगी पंचायती राज व्यवस्था की। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की कार्यप्रणाली की जांच करने और इन कार्यप्रणाली में सुधार लाने संबंधी उपाय के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय जी मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की, जिसमें जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। इसे बाद में पंचायती राज कहा जाने लगा था। समिति द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें दी गई थीं। पहली थी कि 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हो, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों स्तरों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों को माध्यम बनाया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश थी ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जाना चाहिए।
इन निकायों को नियोजन और विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को परामर्शी समन्वयक और पर्यवेक्षी निकाय बनाया जाना चाहिए। जिलाधीश को जिला परिषद का क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। और इन जनतांत्रिक निकायों को आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इनके कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए इन निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इन्हें भविष्य में अधिक अधिकार दिए जाने के उपाय भी किए जाने चाहिए। लेकिन 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की। फिर भी राज्यों को इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में क्या था? अंतर था। अब हम बात करते हैं अध्ययन दल और समितियां। सन 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे हैं, जिसमें से दूसरी थी अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए सिफारिश की। इनकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? जो निम्नवत हैं। पहली थी, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,000 से 20,000 की आबादी को कवर करने वाले गाँवों का एक समूह शामिल है। दूसरी थी, राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक जिला पहला बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए और जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ होनी चाहिए और जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि यह जांचा जा सके कि कमजोर सामाजिक और आर्थिक समूहों के लिए आवंटित धन वास्तव में उन पर खर्च किया गया है या नहीं। फिर राज्य सरकार को पंचायती राज संस्था को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अनिवार्य अतिक्रमण की स्थिति में अतिक्रमण की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। न्याय पंचायतों को राज्य के विकास से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से ही पंचायती राज चुनावों का क्या होना चाहिए? आयोजन और संचालन होना चाहिए। विकास कार्यों को जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और सभी विकास कर्मचारियों को इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को पंचायती राज के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखभाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या होनी चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन समिति का कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए क्या किए? कुछ कदम उठाए। फिर आती है GV.K. राव समिति। तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया गया? गठन। और इस समिति ने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं। क्यों? नौकरशाही की वजह से। और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिश की, जो इस प्रकार थी। क्या थी सिफारिश? इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की। इस समिति ने पंचायत के नियमित चुनाव कराने और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, परंतु उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। फिर आए LM सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र का विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया और इसने निम्न सिफारिशें दी। पहली थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीय अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकास के लिए नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह दी थी। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। ग्राम पंचायत को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया और
इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांव की पंचायत को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ये सुझाव दिए थे एल एम सिंघवी साहब ने। फिर आई पी के थुंगन समिति। इस समिति ने 1988 में पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संविधान में स्थान प्रदान करने की वकालत की। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायत के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली और सिंघवी और थुंगन समिति के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु राज्यसभा में बहुमत का समर्थन न हो पाने के कारण विधेयक पारित नहीं हो पाया। फिर आया गाडगिल समिति। 1988 में वी एन गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति और कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। इस समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में समिति ने जो रिसर्च की और जो सिफारिशें दी वो जान लेते हैं क्या है। तो पहली थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। फिर क्या था, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित कर दिया जाए। पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन हो। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं का कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायत को वित्त का आवंटन करे तथा एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायत को चुनाव संपन्न कराए। गाडगिल समिति के लिए अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक का निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। ठीक है, तो ये थी आपकी समितियां जो कि पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित की गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हमने आज इन समितियों के बारे में जाना और आप सभी लोग इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैंने इन समितियों में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो कि आपके सिलेबस से 1 इंच भी दूर हो या बाहर हो। जो भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आएंगे वो क्वेश्चन आपको सीधा इस PDF से मिलेंगे। जैसे कि गाडगिल समिति कब आई, है ना, बलवंत राय मेहता समिति कब आई, अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में क्या दिया, LM सिंघवी समिति कब आई, है ना, और PK थुंगन समिति कब आई और इन्होंने क्या सिफारिशें दी, या फिर सिफारिशें देकर पूछ देगा कि इसकी वकालत किसने की थी। तो इस तरीके से उल्टे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको मैंने इस PDF में पूरा कवर करके दे दिया है। और मैंने जैसा कि हमेशा से आप लोगों से कहा है कि मैं सिर्फ आयोग को लेकर चल रहा हूँ। आयोग ने जो बता रखा है अपने सिलेबस के थ्रू मैं वही पॉइंट कवर कर रहा हूँ, और उस पॉइंट में जितने भी आसपास के एरिया आ जाते हैं मैं उनको भी कवर कर लेता हूँ। चूँकि आपका पेपर आयोग लेगा तो आपको आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आपने YouTube चैनल में कई लोगों को देखा होगा, वो एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं पंचायती राज को लेकर के और उसके बाद कहते हैं कि आप जो है हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करिए। मेरा ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरा सिस्टम इतना ही है कि बस आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप इनसे फ़ायदा उठाएँ। बस आप पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि आपके पास कॉन्टेंट नहीं है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, जैसा कि मैंने कई बार बताया आपको कि मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ। तो मुझे पता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मैं आपको वही दे रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से क्या है ज़रूरी है। उसके अलावा मैं फालतू की चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और वीडियो भी इसीलिए मैं छोटे रख रहा हूँ ताकि आपको बोरियत भी ना महसूस हो और आप अच्छे से क्या करें, कवर कर सकें। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो कि आपके काम को आसान बनाए और आपको चीज़ें सरल करके दे और साथ में आपको लाइफ से जुड़ी चीज़ों के बारे में भी समझाए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। और शिक्षक क्या होता है, एक महान शिक्षक आपकी सफलता को देख करके उसी में खुश हो जाता है और आपकी सफलता को अपनी सफलता मान लेता है। लेकिन मैं अपने आप को उस जगह पे नहीं रखता हूँ। वो तो आप बताएंगे कि मैं कैसा टीचर हूँ, कैसा नहीं, कैसा मेंटर हूँ, कैसा नहीं। मैं तो अपने आप को आपका बड़ा भाई मानता हूँ। बस उस तरह से मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं आपकी दिक्कतों को समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और चूँकि अब मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा इस तरह से मैं खुद इसको टाइप करता हूँ मोबाइल से। बहुत ही मेहनत का काम होता है, 1-2 घंटे चले जाते हैं टाइप करने में इस PDF को बनाने के लिए। तो आप इस मेहनत को ज़रूर सराहिएगा। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये प्रयास कैसा लगा और आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और अगर आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने इस चैनल की सफलता में भागीदारी अपनी भी दर्ज कराइए। क्योंकि आप सभी जो भी मेरे साथ अभी से जुड़ेंगे, आप सभी इस चैनल को ग्रो होता हुए देखेंगे। और जब ये चैनल ग्रो करेगा फ्यूचर में और आप जब देखेंगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैं इस चैनल का पार्ट रहा हूँ। बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हम एक फैमिली की तरह रहें।
ठीक है। और ये आपका अपना चैनल है, मैं इसे अपना चैनल नहीं कहूँगा, यह आपका अपना चैनल है, क्योंकि ये चैनल आपके सहयोग से बन रहा है और ये आप ही के सहयोग से आगे बनेगा। तो मैं इसे आपका चैनल मानता हूँ और इसे मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ। और मैं आज भी आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ और मैं आगे भी आपको फ्री कंटेंट दूंगा। मैं कभी भी कोई पेड कोर्स या क्लास नहीं चलाऊँगा, ये मेरा डिसीज़न है। और आगे की आगे देखेंगे, जैसा आप लोग डिमांड करेंगे वैसा मैं काम करूंगा। और आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग की पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो वो इस चैनल पर ज़रूर आएँ। और ये चैनल आपका है। और जिन लोगों ने आज के दिन और अब तक जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा मनोबल बढ़ाया और आपने मुझे सब्सक्राइब करके ये जताया कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको कंटेंट में क्वालिटी नज़र आ रही है, तभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे नहीं। और इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। और आपका कल पंचायती राज का जो भाग 1 का पहला पॉइंट है वो कल आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।